एक लड़की लगभग 1:30 बजे के आसपास अपने घर जाने के लिए अपना ऑटो पकड़ती है और जैसे ही ऑटो कुछ दूर चला था, उसको 30 किलोमीटर का सफ़र तय करना था और उसको जैसे ही शक होता है, वो अपनी भाभी को फ़ोन मिलाती है और भाभी से बोलती है कि मुझे ये ऑटो वाला है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है और जैसे ही इसकी ऑटो वाले की नीयत ख़राब हो। अब जैसे ये लड़की अपनी भाभी को ये बात बताती है, तो वहाँ से जवाब आता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे भैया से अभी बात करने वाली हूँ। अब उसका भाई उससे फ़ोन पर बातचीत करने लगता है और कहता है कि तुम अब परेशान मत हो, तुम मुझसे लगातार बातचीत करती रहो और साथ ही साथ तुम मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेज दो, ताकि मैं ये देखता रहूं कि तुम आखिर कहाँ जा रही हो और कहाँ नहीं जा रही हो। कुछ दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर देना। बहन वही काम करती है जो भाई बिल्कुल उसको रास्ता बताता है और अचानक ही बहन का नंबर वहाँ पर बंद हो जाता है और जैसे ही बहन का नंबर बंद होता है, वैसे ही जो बहन का नंबर जब मिल नहीं रहा था, तो भाई यहाँ पर परेशान हो जाता है और यहाँ पर भाई सोचता है कि क्यों ना अब 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, पुलिस से मदद मांगी जाए और हो सकता है कि पुलिस मदद कर पाए। लेकिन पुलिस उस टाइम पर उतनी शिद्दत से वो काम नहीं कर पाती है और देखते ही देखते कत्ल हो जाता है। कत्ल की जो गूंज होती है वो योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंच जाती है कि एक लड़की का कैसे बीती रात कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद ये मामला कुछ अलग हो जाता है और जिसने ये कत्ल किया था फिर उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है। दोस्तों, दरअसल ये जो कहानी है, इसको सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कुछ लोगों की जो मानसिक स्थिति होती है, उनकी जो मानसिकता होती है, वो कितनी बेकार होती है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं इमरान मलिक। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, ये है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। दोस्तों, अयोध्या की एक जगह होती है रोहानी, वहाँ पर रहने वाली एक महिला होती है और उसकी उम्र लगभग 30 साल बताई जा रही थी। वो बीएड पढ़ी हुई होती है, बीएड की स्टडी वो उसने की हुई होती है और उसका जो पति होता है उसका वो पेशे से दर्जी होता है और बताया ये भी जाता है कि 13 साल का उसका बेटा होता है। एक दिन वो अपने पति से कहती है कि तुम भी मेहनत करते हो, अगर मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर मेहनत करूं, अगर मैं भी पैसे कमाऊं, अगर मैं भी नौकरी करूं, तो जो हमारा घर है वो कितना अच्छा चलेगा और जो हमारा बेटा है हम इसको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। जैसे ही वो ये बात अपने पति को बताती है, पति जवाब देता है कि तुम पढ़ी लिखी हो, मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि कहीं नौकरी मिल जाती है तो तुम नौकरी कर सकती हो। दोस्तों, अयोध्या की जो जगह होती है रोहानी, उस जगह की जो महिला थी वो आवेदन करना शुरू कर देती है और एक दिन ऐसा होता है कि उसके पास एक कॉल आती है 16 मार्च 2025 की। यूपी के बनारस से उसके पास कॉल आती है कि आप हमारे यहाँ पर आइए, इंटरव्यू दीजिए और एक आपकी परीक्षा होती है, अगर आप ये अपना जो परीक्षा है इसको पास कर लेती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो महिला 16 मार्च 2025 को बनारस में पहुंच जाती है इंटरव्यू देने के लिए, वो अपनी जो परीक्षा होती है उसको देने के लिए। और जब उसकी परीक्षा होती है और उसके बाद वो अपने पति को कॉल करती है और कहती है कि मैं यहाँ से परीक्षा देकर तो निकल चुकी हूँ, लेकिन मुझे एक रात अपनी दोस्त के यहाँ पर भी रुकना है, यानी कि अपनी फ्रेंड के यहाँ पर भी मुझे रुकना है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं है तो क्या मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पर रुक सकती हूँ? इस पर पति जवाब देता है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं है तो तुम रुक सकती हो। फिर वो महिला अपनी दोस्त के पास में रुक जाती है 17 मार्च को और 17 मार्च को यहाँ से वो निकल जाती है अयोध्या के लिए। और जब घर जाने के लिए निकलती है तो उसे रास्ते के अंदर जो बस पकड़नी होती है अयोध्या के लिए, वहाँ पर 2 बस खड़ी होती है। एक बस है जो कि अयोध्या जाने वाली थी, लेकिन वो फिलहाल नहीं जाने वाली है, अभी उसको बस को चलने में काफ़ी टाइम लगेगा। और एक बस खड़ी है वहाँ पर जो कि लखनऊ जाने के लिए खड़ी थी। यहाँ पर वो अपने पति को कॉल करती है और पति से वो इन्फॉर्म करती है कि बस नहीं मिल रही है, तो मैं यहाँ से अपने बड़े भैया के पास में जा रही हूँ जो कि लखनऊ के अंदर में रहते हैं। और यहाँ पर उसका पति कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तुम लखनऊ जा सकती हो आराम से और वहाँ पर एक आध रात रुककर तुम वापस आ सकती हो। इससे अपनी बात कहती है और वो अपने भाई की तरफ के लिए निकल जाती है। और आलमबाग जो बस स्टैंड होता है लखनऊ के अंदर, यहाँ पर 18 मार्च 2025 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा। उस वक्त जब वो अपने बस स्टैंड के पास में उतर जाती है लखनऊ के अंदर, और जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है और सामने से एक ऑटो आ रहा था। ऑटो वाला जैसे ही उसको देखता है और देखने के बाद वो कहता है कि बहन जी आप अब कहाँ जाओगी? और जैसे ही ऑटो वाला उस लड़की से पूछता है तो लड़की हिचकिचाते हुए कहती है कि मुझे
जाना है चिन्हट के अंदर। चिन्हट में एक जगह लगती है कमता। वो बोलता है कि बहन जी वो पता है कि यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है और पैसे की यहाँ पर बार्गेनिंग होनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही पैसे की बार्गेनिंग होनी शुरू हो जाती है और उसके बाद में बातें जब पूरी तय हो जाती हैं, अब इसके बाद में वो जो लड़की होती है वो अपने भैया को फ़ोन मिलाती है और फ़ोन मिलाने के बाद में वो कहती है कि वो आलमबाग बस स्टैंड से यहाँ से वो निकल चुकी है ऑटो लेकर, और ऑटो वाला के साथ वो निकल रही है और अगले लगभग 35 से 40 मिनट के आसपास वो घर पहुँच जाएगी। जैसे ही ये जो सफ़र था ये अभी थोड़ी ही देर शुरू ही हुआ था और अभी कुछ ही दूर के लिए चले थे, और उस लड़की ने अचानक दोबारा वो अपनी भाभी को कॉल मिलाती है और कॉल मिलाने के बाद वो कहती है कि मुझे ये जो ऑटो वाला है इसकी आदत कुछ अजीब सी लग रही है, इसका बात करने का जो ढंग है वो काफ़ी अजीब लग रहा है, इसकी जो बोलचाल है वो भी अजीब लग रही है और जैसे कि ये नशे में हो। अब भाभी यहाँ पर कहती है कि मैं अभी तुम्हारे भैया से बात करवा देती हूँ। भाभी यहाँ पर जैसे भैया से बात करा देती है और जैसे ही वो बातचीत करता है तो कि तुम यहाँ पर परेशान मत होना, दरअसल तुम कहाँ पर हो थोड़ा बताओ। और वो बताती है कि जैसे कि इसने ऑटो वाले ने यहाँ पर रास्ता बदल दिया है, और वो कहता है कि मेरी इससे बात करवाओ। जब ऑटो वाले से यहाँ पर बातचीत की जाती है और वो कहता है कि भाई साहब आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, दरअसल आप जिस रास्ते की बात कर रहे हो उस रास्ते पर मेट्रो का काम चल रहा है, और मेट्रो का काम चलने की वजह से ये मैंने रूट बदल दिया है क्योंकि रास्ता वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब था और आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। वो कहता है कि ठीक है तुम आगे बढ़ जाओ। और जैसे ही भाई अपनी बहन से ये बोलता है कि तुम मुझे अपनी लाइव लोकेशन भेज दो और मैं देखूंगा कि तुम कहाँ पहुँची हो कहाँ नहीं। अब बताया ये जाता है कि लगभग 2:35 का वक्त था और वो आती नहीं है और दिखाई नहीं देती, और जब फ़ोन पर बातचीत की जाती है तो उसका फ़ोन था वो उठना बंद हो जाता है, यानी कि फ़ोन उसका स्विच ऑफ आने लगता है। अब भाई की जो टेंशन होती है वो बढ़ने लगती है। भाई ऐसे ही वो 10-15 बार ट्राई करता है लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिल पाता है। अब उसके बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है कि 112 नंबर पर कॉल किया जाए, पुलिस को यहाँ पर सूचना दी जाए कि जो उसकी जो बहन है वो अभी काफ़ी खतरे में है। अब जैसे ही रात को वो अपने 3 बजे के आसपास वो अपनी बहन के लिए कॉल करता है, पुलिस ने जो ये मामला था उस मामले को इतनी गंभीरता से नहीं लेती है। कोशिश की लेकिन इतनी शिद्दत और ईमानदारी से कोशिश नहीं की, और यही कारण था कि उसका जो भाई है वो खुद अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और साथ ही पुलिस भी ढूंढ रही थी। अब ये जो बात थी ये दोस्तों लगभग ये 18 मार्च 2025 की, अब 19 मार्च की सुबह का समय यहाँ पर हो जाता है। सुबह के 5 बजे का वक्त तो हो जाता है। वाजिद नगर दोस्तों एक जगह लगती है लखनऊ के अंदर, वहाँ पर एक सहकारी समिति जगह होती है और वहाँ पर होता है एक इसरत बाग, और इसरत बाग के अंदर उस लड़की की लाश मिल जाती है, और जो परिवार के लोग होते हैं वो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि उनकी जो बेटी थी उसकी डेथ हो चुकी है। अब जब ये बात पति के पास में पहुंचती है तो पति भी अपनी पूरी कहानी बयां करता है कि कैसे कैसे वो घर से निकलती है, अपनी उसने परीक्षा दी, फिर वो अपनी सहेली के पास जाती है और वो फिर अपने भाई के पास आ रही थी, और ये सब हो जाता है। और 13 साल का उसका लड़का होता है। अब ये जो मामला है मीडिया पर बहुत तेज़ी से गूंजने लगता है, अखबारों में खबर छपने लगती है, और बताया ये जाता है कि वो जो लड़की है उस लड़की ने अपने बचाव के लिए हर संभव प्रयास किया था। उसने पुलिस को भी मदद के लिए उसने कॉल की थी और उसने लाइव लोकेशन भी शेयर की थी यहाँ पर, लेकिन आखिरकार मामला आखिर क्या है। जैसे ही ये हड़कंप मचता है और ये जो इन्फॉर्मेशन है, और पुलिस अपनी खामियों को देखते हुए 6 पुलिस वालों को तत्काल प्रभाव से पुलिस उसको सस्पेंड कर देती है, और पुलिस यहाँ पर ये पढ़ लेती है कि जितनी जल्दी हो सकते इस घटनाक्रम का खुलासा कर दिया जाए। दोस्तों बताया जाता है कि 60 पुलिस अफसरों की यहाँ पर 6 टीमें बनाई जाती हैं कि आखिरकार यहाँ पर मामला क्या, और पूरी पड़ताल पुलिस करना शुरू कर देती है। यहाँ पर पुलिस दोस्तों यहाँ पर लगभग 6000 सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर देती है, और 6000 सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद एक जगह पड़ती है दुबग्गा। सीसीटीवी में पता चलता है कि एक बिना नंबर का ऑटो है और जो बिना नंबर के ऑटो है और लगातार वो चक्कर काट रहा है। दरअसल वो जब आगे बढ़ रहा था तो वो बड़े संभल के आगे बढ़ रहा था, और उसने जब सोचा कि इसकी जो हिस्ट्री है ऑटो की, इसकी हिस्ट्री चेक करें और पता चले कि कहाँ से आया कहाँ गया, पता नहीं चला। जब ये खंगालना शुरू किया जाता है तो उसके बारे में पता चलता है, उस ऑटो के बारे में, कि इसका कुछ ना कुछ रोल है इस मर्डर के अंदर।
अब पुलिस ये अंदाज़ा लगा चुकी थी कि इस तरीके का एक ऑटो है, इस तरीके का ऑटो रिक्शा है जो संदिग्ध है, जो चक्कर काट रहा है। और साथ ही पुलिस ये भी देखना शुरू कर देती है कि ये जो ऑटो है ये दुबग्गा के पास में देखा गया था। पुलिस यहाँ पर चेक करती है, 5000 नंबर सर्विलांस पर पुलिस यहाँ पर लगा देती है। और जैसे ही पुलिस 5000 नंबरों को सर्विलांस पे लगाती है और पुलिस ने ये देखना शुरू कर दिया था कि घटना स्थल पर जहां पर लाश मिलती है वहां पर कितने नंबर एक्टिवेट थे, और साथ ही जो दुबग्गा जगह है लखनऊ के अंदर, क्या वहां भी वही नंबर एक्टिवेट होते हैं। तब छटनी करते करते पुलिस के सामने दोस्तों यहाँ पर 2 नाम निकलकर सामने आ जाते हैं। और एक नाम होता है यहाँ पर अजय कुमार द्विवेदी का और दूसरा नाम होता है यहाँ पर दिनेश कुमार का। दरअसल दोस्तों ये दोनों सगे भाई होते हैं। अब जो पुलिस होती है, पुलिस जैसे ही इन दोनों की पड़ताल करना शुरू कर देती है, पड़ताल करने के बाद में यहाँ ये पता चलता है ये जो दोनों नाम हैं अजय कुमार द्विवेदी और दूसरा जो नाम है दिनेश कुमार, ये रहने वाले होते हैं दुबग्गा के पास बसंत कुंज योजना के अंदर। बसंत कुंज योजना में जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पूछा जाता है कि दिनेश और अजय आखिर क्या करते हैं। जो अजय कुमार द्विवेदी है दरअसल वो ऑटो चलाता है, ऑटो चलाने का काम करता है। जब पुलिस उसके ऑटो को देखती है, जो ऑटो संदिग्ध था और ये ऑटो यहाँ पर उसको खड़ा हुआ दिख जाता है। अब पुलिस पूछती है कि अजय कुमार, इसका जो दूसरा भाई है दिनेश, आखिर ये है कहाँ पर। तो जब उनके बारे में पता चलता है कि वो घर पर तो है नहीं यहाँ पर, अब पुलिस जब इन लोग दोनों की हिस्ट्री खंगालना शुरू करती है तो पता चलता है कि जो अजय कुमार द्विवेदी है उस पर लगभग 22 मुकदमे पहले से ही दर्ज हो चुके हैं, और जो उसका भाई है उस पर लगभग 9 मुकदमे पहले से ही चल रहे हैं। सीटर होते हैं और पुलिस को इनकी तलाश होती है। आखिरकार ये फरार थे और पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद में चेक करती है, पता चलती है कि मलिहाबाद एक जगह पड़ती है, संभासी नामक एक जगह पड़ती है, वहां पर बाग के अंदर एक व्यक्ति के छिपे होने की आशंका बताई जा रही थी और जिसका नाम होता है दिनेश की लोकेशन के आधार पर उसको हिरासत में ले लेती है। ये बात है 21 मार्च 2025 की। और हिरासत में लेने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है, जब उससे बातचीत की जाती है तो पता चलता है कि उसका जो बड़ा भाई है अजय कुमार द्विवेदी, दरअसल वो नशे का आदी बताया जाता है और उसे नशा कई तरीके का बताया जाता है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो अफीम हो, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो नशे की गोलियां हों। और उसी का जो भाई है वो बताता है कि आलमबाग बस स्टैंड के पास में रात के जब 1:30 के आसपास का वक्त हो चला था तो उसको बस स्टैंड से एक लड़की आती हुई दिखाई देती है। उस लड़की को देखते ही उसकी नीयत यहाँ पर खराब हो जाती है। उसके बाद वो अपने भाई को फोन करता है, दिनेश को, जो उसका छोटा भाई होता है, और वो उससे कहता है कि मैं आलमबाग से निकलूंगा और नहरिया होते हुए यहाँ पर कानपुर हरदोई हाईवे होते हुए वो एक देशवर जगह पड़ती है और वहाँ से दुबग्गा चौराहे पर मैं वहाँ पर पहुँचूँगा। और वहाँ पर एक पुलिस चौकी होती है जिसका नाम होता है अंधे की पुलिस चौकी, यानी कि अंधे की चौकी के पास में तुम यहाँ पर पहुँच जाना और वहाँ पर तुम मेरे से आकर मिलना। अब जैसे ही जो भाई है वो इसको रास्ता बताता है, अंधे की चौकी के पास जैसे ही ऑटो रुकता है, लड़की को नहीं पता था कि उसका अपहरण यहाँ पर हो चुका है। और जैसे ही जो उसका भाई होता है वो सामने दिखाई देता है, अजय तुरंत ही ऑटो से उतरता है और ऑटो से उतरने के बाद में वो पीछे आकर बैठ जाता है और उसके बाद भाई दिनेश से कहता है कि तुम अब यहाँ पर ऑटो चलाओ। लड़की वहाँ पर देखती है पास में कि एक अंधे की चौकी नामक एक पुलिस है और वहाँ पर वो, हालांकि वहाँ पर अंधेरा हो रहा था, और लड़की वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। और जैसे ही वो यहाँ पर चीखती है और वैसे ही अजय ने उसको पीटना शुरू कर दिया था। अगर वो यहाँ पर कहती है अगर तुम यहाँ पर चीखने चिल्लाने की कोशिश करोगी तो तुमको मैं यहीं पर मार दूंगा। अब जब उनके साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट शुरू हो जाती है, उस लड़की का वो जो मुंह होता है उसे पूरे कपड़े से पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है ताकि वो चीख ना सके, चिल्ला ना सके। अब लड़की दोस्तों यहाँ पर जिद करना शुरू कर देती है और यहाँ से निकलने की बचने की पूरी वो कोशिश करती है, बचने की, निकलने की। और अजय जो उसका भाई होता है उससे वो कहता है कि जितनी जल्दी हो सकता है इस ऑटो को जंगल की तरफ में लेकर चलो। अब यहाँ से कसमंडी से ये एक जगह पड़ती है मलिहाबाद, उसी में एक जगह और पड़ती है वाजिद नगर, और वाजिद नगर के पास एक आम का बाग बताया जाता है कि वहाँ एक आम का बाग था। ये ऑटो दोस्तों बताया जाता है कि ये ऑटो वहाँ पर पहुँच जाता है और लड़की रास्ते भर में पूरा विरोध करती है ताकि उसके साथ में कोई गलत हरकत ना हो जाए, कोई गलत काम ना हो जाए। उसे वो दोनों खींचते हुए बाग की तरफ ले जाते हैं और बाग की तरफ ले जाने के बाद उस लड़की के साथ वो पूरी तरीके से ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं, उसके कपड़े फाड़ देते हैं। और
जैसे ही वो कपड़े फाड़ रहे थे तो वो हिम्मत नहीं हारती है और आखिरी दम तक वो कोशिश करती रही, लड़ती रही, और जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके साथ मारपीट की जाती है उसको कंट्रोल में करने के लिए। जब वो लड़की कंट्रोल में नहीं हो पाती है तो उसी की ही पजामी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी जाती है। यानी कि अब यहाँ से उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद में वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं और पुलिस पहले ही एक आरोपी को पकड़ चुकी थी, दिनेश को, और उसको जेल भेज चुकी थी पहले से ही। अब पुलिस के लिए जो मेन आरोपी था इसमें अजय कुमार द्विवेदी, आखिरकार पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, उसको ढूंढने लग जाती है। अब दोस्तों ये बताया जाता है कि ये बात थी 21 मार्च 2025 की रात लगभग 9 बजे के आसपास की। जो लोकेशन पाई जाती है वो हरदोई हाईवे के पास अम्रपाली एक वाटर पार्क होता है और वहाँ पर एक जगह पड़ती है महमूद नगर की तरफ से वो बाइक लेकर आ रहा था अजय कुमार द्विवेदी। जब पुलिस उसको रोकने की कोशिश करती है तो वो रुकने की कोशिश नहीं करता। पुलिस उसको रोकती है, समझाने की कोशिश करती है और उसको कहती है कि रुक जाओ, लेकिन पुलिस को देखते ही वो अपनी जो बाइक होती है और वो तेज कर लेता है और गोली चला देता है। और जैसे ही पुलिस के ऊपर वो गोली चलाता है तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई के अंदर उसको गोली मार देती है। अब जैसे ही उस व्यक्ति को गोली लगती है वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसको जैसे ही नज़दीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन तब तक दोस्तों बताया जाता है कि उसकी मौत हो चुकी थी। दोस्तों जैसे ही पुलिस उसके बारे में जानने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि 1 साल पहले उसकी जो पत्नी थी अजय कुमार द्विवेदी की, उसकी पत्नी का देहांत हो चुका है और उसकी 1.5 साल की बेटी है जो कि छोटी सी बच्ची है। अब उस बच्ची की परवरिश आखिर कौन करेगा, और साथ ही उसकी वजह से एक बेकसूर महिला की, जिसकी कोई गलती यहाँ पर नहीं थी, जो कि मेहनत से अपने पति का, अपने परिवार का भरण पोषण करने की वो कोशिश करना चाहती थी, जो कि अपने बेटे को एक अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश कर रही थी। नौकरी की तलाश में वो निकलकर अयोध्या से आई थी और उसकी उस महिला को देखकर नीयत खराब हो जाती है। उसके साथ वो रेप जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो महिला अपनी जान देना बेहतर समझती है, लेकिन उस दरिंदे के सामने वो किसी भी तरीके से सरेंडर नहीं कर पाती है। और दोस्तों जब ये बात सब में फैल जाती है और जब ये लखनऊ तक बात पहुंच जाती है, जो घटना होती है, उस घटना के बाद पुलिस को पूरी परमिशन दे दी जाती है कि उसके एनकाउंटर कर लिए। और आखिरकार वो बताया जाता है कि अजय कुमार द्विवेदी वो हिस्ट्री शीटर होता है और पुलिस उसको सबक सिखाने के लिए हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या उस अजय कुमार द्विवेदी के साथ बिल्कुल सही हुआ कि उसका एनकाउंटर कर दिया गया? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।